तो स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी कक्षा 10वीं की जो किताब है। मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ किताब। ये किताब है कक्षा 10 की, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की। इसमें चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम दुर्ग और स्थापत्य के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि दुर्ग का स्थापत्य क्या सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है हमारे, है ना। आर्किटेक्ट दिया हुआ है, तो आर्किटेक्ट में क्या होता है कि सारे ही आर्किटेक्ट पढ़ने होते हैं हमारे, जो स्थापत्य और शिल्प के जो विविध आयाम है ना उनको। तो आज हम पढ़ लेते हैं। हमारा ये टॉपिक है स्थापत्य, शिल्प और विविध आयाम, जो विभिन्न राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनमें काम आएगा। आप जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक, मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान रहा है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्राग और आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का सचमुच अध्ययन बिना किसी स्थापत्य की विविध परतों एवं खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो भौगोलिक स्थिति किसने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशय निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि भाई महल, नगर, परकोटे बनाए इतने बड़े बड़े और उनको काम में भी आनी चाहिए, इस हिसाब से बनाया गया। अब हम पढ़ लेते हैं नगर स्थापत्य एवं भवन शिल्प। जो नगरों का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, और जो भवन बने उनका जो शिल्प था वो कैसा रहा। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, पहली बात हनुमानगढ़ जिले में। सोंधी में खुदाई से अनेक ऐसे प्रमाण मिले जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग वैदिक काल में कई सदियों पूर्व सरस्वती और द्रसद्वती नदी के किनारे बसे इन नगरों में नगर योजना और जो भवन निर्माण की योजना थी उच्च स्तरीय थी। हमें पता चल गया कालीबंगा कहाँ थी, हनुमानगढ़ जिले में। और सोंधी में जो खुदाई हुई उससे प्रमाण मिले हैं कि जो सरस्वती नदी और द्रसद्वती नदी के किनारे बसे नगर थे, उनकी नगर योजना थी वो बहुत ही उच्च स्तर की थी। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नलियां, गोल कुएं, वेदियां इस बात को प्रमाणित करते हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहाड़ संस्कृति हुई, गिलूंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आहाड़ संस्कृति कृषि व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। ये आपने देखा होगा कि अनाज पीसने के जो पत्थर हैं, तांबे की जो चद्दर है आदि आहाड़ की जो कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्ती है उसकी ओर बताते हैं कि आहाड़ में कृषि भी होती थी। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिसमें पुष्कर, मरुधवन, जांगल, मत्स्य, साल्व, मरुकांत्र आदि प्रमुख है। महाभारत काल में विराटनगर, महाभारत काल में कौन सा फेमस था, विराटनगर, जो अभी किस नाम से जाना जाता है, बैराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ है। इस काल के की कला केवल राजकीय विषय नहीं पलती, वरन आम जन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर अशोक कालीन सभ्यता का अच्छा उदाहरण है। कब का है, अशोक कालीन सभ्यता का। यहाँ के भग्न अवशेषों में स्तंभ लेख, बौद्ध विहार के जो बौद्ध विहार होते थे उनके खंडर प्रमुख है। मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमिका, चित्तौड़ के पास जो आजकल नगरी है उसको पहले क्या कहते थे, मध्यमिका कहते थे, की नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा है। गुप्त उत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर आदि आसपास के क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़िया, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां, रिहायशी मकान का संतुलित निर्माण इन खंडरों और उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक का काल जो स्थापत्य का काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कब का महत्वपूर्ण रहा, 7वीं से 13वीं शताब्दी तक का। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता और रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के मंदिर बनाए गए। ये कब बनाए गए, राजपूत जब संस्कृति उदय हुई 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियां बनी वहाँ नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। किस हिसाब से नगर बनाए जाते, इंपॉर्टेंट स्थलों पे नगर बनाए जाते, वहाँ पे चुना जाता कि भाई हाँ सब सुविधाएं आसपास मिल जाए। इस दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओशिया,
रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार, जयपुर को किसने बनाया? महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी सीधी सड़कें, रास्तों की व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ है। कहाँ पे? दोनों सिरों पर, जिनके बीच में फव्वारे, चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार, शहर के निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगनेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये एक तो भाई 2 चौपड़, ये तो सबको पता है, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट। ये कहाँ पे इसमें पूछ सकता है कि कौन से गेट जयपुर में नहीं है या कहीं और है ना? इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सवाई जयसिंह की कल्पना साकार करने के लिए हेतु जयपुर शहर की नींव रखी गई। और जयपुर शहर की जो नींव रखी गई, कब रखी गई, ये हमें पता होना चाहिए कि किसने बनाया? विद्याधर ने बनाया। तो देखेंगे जयपुर में शिल्पकार विद्याधर थे जिन्होंने जयपुर को बसाया और उसी के लिए बनवाया किसने था? सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए, है ना। विद्याधर ने किसकी अनुमति पे बनाया था? भाई इन्होंने, सवाई जयसिंह ने कहा कि आप बनाइए जयपुर शहर को। नींव कब रखी गई? 1727 में। राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। कौन उनके राजगुरु थे? पंडित जगन्नाथ जी, उनके द्वारा नींव रखी गई। आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। जो राजस्थान में बाकी नगर नियोजन हुए जयपुर के तर्ज पर ही हुए। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता, पानी की सुविधा को लेकर किया गया। समूची योजना जल जीवन व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। जो चौहानों के समय थी, पृथ्वीराज विजय काव्य ने अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की। 12वीं सदी के जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता, पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। समूची जो जल योजना थी वो जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय में अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। ये कभी क्वेश्चन पूछ सकती है कि पृथ्वीराज, ये एक कोटेशन ही दे दे, एक लाइन दे दे कि पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक के द्वारा लिखा गया था। और उसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई इसकी तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से, है ना। और ये लिखित किसके द्वारा है? जयानक के द्वारा। इसी से ही जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था उस पर उसके जो संदिग्धता थी उस पर उंगली उठी थी कि भाई ये प्रमाणित नहीं है और पृथ्वीराज विजय को प्रमाणित माना जाता है। बूंदी के स्थापत्य में बूंदी को बसाया तो उसमें बसाने के लिए जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ था, क्योंकि बूंदी के टाइम उधर नदियां हैं। जोधपुर बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, प्रकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए, हाटों बाजारों व्यापारिक सुविधाओं के अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्ले में बांटा गया। नगर के स्थापत्य से गांवों की स्थापत्य भिन्न रही। पहाड़ी इलाके में गांव पहाड़ी ढलान व कुछ ऊंचाई लिए हुए थे, जैसे केलवाड़ा और सराड़ा। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्ती छोटी छोटी टेकरियां पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है, इसलिए बीकानेर जैसलमेर के गांवों के आगे सर, अब आपको पता होगा कि वहाँ के जो गांव है उनके आगे सर लगा हुआ था। जलाशय का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। सर का मतलब क्या होता है? जलाशय, जैसे बीदासर, जैतसर, उदासर, ठीक है। जहाँ पानी होता वहाँ पर ही बसाया जाता। तो एक मान सकते हैं कि जहाँ भी सर लगे हुए हैं उसका मतलब वहाँ कभी ना कभी पानी रहा है। अब पढ़ेंगे दुर्ग शिल्प। अब दुर्गों का निर्माण कैसे हुआ? राजस्थान का शायद कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ छोटा बड़ा दुर्ग, गढ़ी, गढ़ ना हो। दुर्ग निर्माण की जो परंपरा थी यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए। शुक्र नीति के अनुसार राज्य कितने? 7 अंग, जिनमें दुर्ग एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ के राजाओं सामंतों ने अपने निवास के लिए सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए, संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनाए। राजा ने दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है।
कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युगों में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग का निर्माण में मंदिरों, जलाशयों की प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान के बने हुए दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़ दुर्ग, अजयराज चौहान का गढ़वीटली, तारागढ़ दुर्ग और कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग उल्लेखनीय है। तराइन का जो युद्ध हुआ 1191-92, दूसरा युद्ध हुआ 92 में। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई। कब हुई? जब गौरी आया था ना, उस टाइम तराइन का युद्ध हुआ 1192 में। इस प्रभाव से राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पे पड़ा। जब भाई तुर्क और अफगानी आए तो प्रभाव तो पड़ना ही था। 13वीं शताब्दी के बाद जो दुर्ग बने उनमें एक नया परिवर्तन दिखाई देता हुआ दिख रहा था। इस काल में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग बनाए जाने लगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, जो ऊपर से चौरस हो, जहां पर खेती योग्य भूमि हो, सिंचाई के साधन का समुचित प्रबंध हो। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने थे जीर्ण शीर्ण खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण करवाया गया। जैसे आबू में अचलगढ़ का पुनर्निर्माण हुआ, कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित कर दिया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपुताना के शासकों के मधुर संबंध बनने लगे तो दुर्ग स्थापत्य में और परिवर्तन आया। राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे। जैसे जयपुर, बीकानेर और भरतपुर, इनके जो दुर्ग है वो समतल जमीन पे बने हुए हैं। राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए है स्थिरता और शांति का काल था। कब? जब मुगलों के साथ संबंध अच्छे थे। क्या आप जानते हैं 6 दुर्ग आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़ को जून 2013 में नाम चीकू गाजर है ना, ये छोटी सी ट्रिक है। आम से आमेर, पूरा आमेर हो गया। चीज से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ग से गागरोन, जैसे जैसलमेर और रैसे रणथंभौर। तो ये 6 दुर्ग हैं जिन्हें एक साथ क्या किया, हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है सुदृढ़ प्राचीर और अभेद बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाइयां, पारीखे, गुप्त द्वार, सुरंग, किले के भीतर भी सिलह खाना होता है शस्त्रागार, जलाशय, पानी के टांके, राजप्रसाद, सैनिकों के आवास गृह सभी दुर्गों में मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज होनी चाहिए। अगर दुश्मन ने कर दिया हमला तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। अब इसी आधार पे दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। दुर्गों के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के दुर्ग है। तो स्थिति, स्थापत्य और उपयोगिता, किन किन आधार पे, स्थिति, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर दुर्गों के कई प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहला है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग क्या होता है? इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। ओदक को क्या कहेंगे? जल दुर्ग भी कहेंगे। जो चारों तरफ से कैसा हो, विशाल जल राशि से घिरा हो। जो गागरोन का दुर्ग है, चारों तरफ क्या है, विशाल जल राशि है, तो 3 नदियों के संगम पे बना हुआ है। अगला है गिरि दुर्ग, किसी भी ऊंचे पर्वत पर स्थित है। गिरि मतलब पर्वत, पर्वत पर स्थित दुर्ग। कई दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। गिरि दुर्ग में घने दुर्ग आते हैं। रणथंभौर का दुर्ग है वो गिरि दुर्ग के अंतर्गत आता है। अब मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। तो जैसलमेर मरुभूमि में बना हुआ जो जैसलमेर का दुर्ग है, जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है, वो धानवन दुर्ग है। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग, बीहड़ वन है जहाँ पे, उसको वो कहेंगे वन दुर्ग। जहाँ पे चारों तरफ वन ही वन है, बीहड़ वन है, तो वन दुर्ग। सीमाना का दुर्ग चारों तरफ वनों से घिरा है। एरण दुर्ग वे दुर्ग जिनके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर जैसा दुर्गम रास्ता हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या जालौर का दुर्ग है। पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइया हो। पारिक का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी खाइया। भरतपुर का दुर्ग है, इसके चारों तरफ बहुत ही नीची बड़ी बड़ी खाई है। बीकानेर का जूनागढ़ है। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़े बड़े परकोटे बने हों वे क्या कहलाते हैं? पारिद दुर्ग कहलाते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का, जैसलमेर का दुर्ग पारिद दुर्ग कहलाएंगे। बड़े बड़े परकोटे हों, ये याद रखना। पारिक और पारिद दोनों में फर्क है। परकोटे हैं वो पारिद है, और जिनमें खाइयां हैं बड़ी बड़ी वो पारिक है। सैन्य दुर्ग, जहाँ युद्ध व्यूह की रचना में चतुर सैनिक रहते हों उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। सहाय दुर्ग में सूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। सॉरी। कुछ ऐसे भी दुर्ग है जो 2 या 2 से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि चित्तौड़ हो गया, को गिरि दुर्ग में भी रख सकते हैं, पारिक दुर्ग में भी रख सकते हैं, एरण दुर्ग में भी रख सकते हैं, है ना, कई दुर्गों में रख सकते हैं। दुर्गों के सभी प्रकार में सैन्य दुर्ग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब पढ़ेंगे प्रमुख दुर्ग। अब सबसे पहला है चित्तौड़गढ़, है ना। चित्तौड़गढ़ के बारे में तो ये कहा जाता है कि गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव क्या है?
चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। ठीक है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला। दिल्ली से मालवा गुजरात आने जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इसका सामरिक महत्व था। क्यों था? कि दिल्ली से मालवा और गुजरात के बीच में पड़ा है यो। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ, मेवाड़ का इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम चित्रकोट रखा था, है ना। सबसे पहले किसने बनवाया? चित्रांगद ने बनवाया था। चित्रांग या चित्रांगद दोनों नाम कोई भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। और इसका नाम रखा था चित्रकोट। उसी का नाम परिवर्तित हुआ चित्तौड़ में। मेवाड़ में गुहिल राजवंश का जो संस्थापक कौन थे? गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित किया और 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? बप्पा रावल ने। किस पे अधिकार किया? मान मौर्य पर। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। क्या रखा था? खिजराबाद। इंपॉर्टेंट है बहुत। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का नाम बदल कर खिजराबाद रखा था? इसके बारे में बताइए। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है। किस पे स्थित है? पठार पर। उस पठार का नाम है मेसा पठार। यह किला सब किलों में सिरमौर है। चित्तौड़गढ़ के लिए उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के इतिहास में 3 प्रसिद्ध शाक्य हुए। सबसे पहला अलाउद्दीन के टाइम हुआ 1303 में। दूसरा हुआ 1535 में, गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह के समय, उस टाइम जब जो रानी कर्मावती थी ना, उस टाइम पे। तीसरा हुआ 1568 में, अकबर के आक्रमण के समय। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़, पत्ता की सिसोदिया के पराक्रम के बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला अपने इतिहास में कोई शानी नहीं रखता। अब देख लेते हैं कि इस दुर्ग में क्या क्या है। सुदृढ़ घुमावदार प्राचीर, उन्नत विशाल बुर्जे, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार। कितने? 7। किले पर पहुंचने के लिए लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग जैसी सब विशेषताएं चित्तौड़गढ़ को एक विकेट दुर्ग के रूप में दे दिया। यहाँ भवनों में तुलजा माता का मंदिर, कौन कौन से मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चवरी प्रसाद। इससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन पूछा था, श्रृंगार चवरी मंदिर से रिलेटेड। त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया दरवाजा, सॉरी बाजार नहीं, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब और जैन कीर्ति उल्लेखनीय हैं। देख लेंगे एक बार क्या क्या दोबारा से। तुलजा भवानी, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चवरी, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। ये हो गया हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब पढ़ेंगे कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा के द्वारा दुर्ग स्थापत्य में प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरि दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? गिरि दुर्ग का। कुंभलगढ़ कैसा है? गिरि दुर्ग का। मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर है, सादड़ी गांव के पास में है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का संकट काल में आश्रय स्थल रहा। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। इसमें 36 किलोमीटर लंबे प्रकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है, एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कुंभलगढ़ तोड़ ने तो कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्ज, कंगूरों के विचारों से, एस्ट्राकन वास्तु से की है। किससे की है? किसने की? पहले तो टोड ने की तुलना की है। टोड, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की है। किससे? एस्ट्राकन वास्तु से। अब इसके अंदर क्या क्या है? दुर्ग के भीतर झाली बाव, याद रखना। कौन सी बावड़ी? झाली बाव। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा ने निर्मित करवाया। झाली रानी का मालिया, मामदेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार कौन? पृथ्वीराज राठौड़। ये स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पे हुआ कुंभलगढ़ में। प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ में हुआ। इसकी ऊपरी छोर पर कुंभा का निवास स्थान था, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। अगला दुर्ग पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। किसने करवाया? अजमेर शासकों के द्वारा करवाया गया। अजमेर के जो चौहान शासक थे उन्होंने। एक मान्यता है कि निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। ठीक है ना। इस दुर्ग की स्थापत्य के विलक्षण बात है कि यह गिरि और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं हैं। गिरि और वन दुर्ग, रणथंभौर गिरि वन दुर्ग दोनों है। रणथंभौर की जो सुदृढ़ नैसर्गिक व्यवस्था
सुरक्षा से प्रभावित होकर अबुल फजल ने ये कह दिया कि यह दुर्ग तो क्या है, बख्तरबंद है। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। दुर्ग के परिसर में क्या है? हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर। ये सारे कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लीज़ जरूर ध्यान दें, अच्छे से इनको कवर करें आप। देखो, हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, कहीं पूछ ले कि अमीर की कचहरी कहाँ है। सुपारी महल इम्पोर्टेंट, सुपारी महल। 32 खंभों की छतरी इम्पोर्टेंट। जोगी महल इम्पोर्टेंट। पीर सदरुद्दीन की दरगाह इम्पोर्टेंट। और गणेश का त्रिनेत्र मंदिर जो है ना, जहाँ पे पहले कार्ड बांटे जाते हैं, पहला कार्ड दिया जाता है शादी का, वो ये सब रणथंभौर दुर्ग में। अगला दुर्ग पढ़ लेते हैं, सिवाना दुर्ग। बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। 56 के पहाड़ भी कहाँ है? बाड़मेर में है। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। 56 के पहाड़ियाँ, सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। अब कई बार सवाल पूछ ले, अणखलो, अनखड़ो कैसे गई सी, अणखड़ो सिवाणो, कई बार कंफ्यूज हो जा पाए ना। इसकी स्थापना 954 में परमार वंशी वीर नारायण ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। कौन था सिवाना का? कानड़ देव का भतीजा था शीतल देव, उसके अधिकार में था। अलाउद्दीन ने 1310 में लगभग सिवाना किले पर आक्रमण किया और जिसमें शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए। दुर्ग खिलजी के अधिकार में हो गया और इसका नाम भी चेंज किया था, जालौर का नाम चेंज किया था ना, जलालाबाद कर दिया था। सिवाना दुर्ग के संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की क्या रही है? शरण स्थली रही है। सिवाना कहाँ? मारवाड़ के जो राजा थे उनकी शरण स्थली सिवाना थी। जब भी कभी उन पे संकट आता वो सिवाना दुर्ग में चले जाते। राव मालव देव ने गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह की सेना का द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में ही आश्रय लिया। जब मालदेव के पीछे कौन पड़ गया था? शेर शाह सूरी पड़ गया, तब वो कहाँ गया? सिवाना दुर्ग में गया। चंद्रसेन ने भी सिवाना दुर्ग में को केंद्र बनाकर मुगलों के से संघर्ष किया था। तारागढ़, बूंदी। तारागढ़ का कहाँ है? बूंदी। एक अजमेर में भी है और ये बूंदी में है, दूसरा वाला। तो अपना जो बूंदी वाला है उसका पढ़ते हैं। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है तारागढ़ बूंदी का। तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती को आकाश के तारे के समान दिखलाई देता है। इतनी ऊंची चोटी पे है कि ये धरती से आकाश में देखते हैं तब तारे के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? तारागढ़ है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बरसिंह ने मेवाड़ मालवा गुजरात की ओर संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने, कौन करवाया? बरसिंह ने। मेवाड़ मालवा गुजरात तीनों तरफ से आक्रमण हो सकते हैं इसलिए। वीर विनोद के अनुसार क्षेत्र सिंह जो थे बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। जो वीर विनोद हैं वो उसमें रचना में ये कहा गया कि जो महाराणा क्षेत्र सिंह थे वो बूंदी की विजय करना चाहते थे, इसलिए वो मारे गए थे। उनका जो पुत्र था लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सका और उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों में सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके भीतर दुर्लभ जीवंत भित्ति चित्र के रूप में कला एक अनमोल खजाना है। क्या इंपॉर्टेंट है? भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? जीवंत भित्ति चित्र ये बूंदी के दुर्ग में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर विशेष तौर पर उम्मेद सिंह के शासनकाल में, कब? उम्मेद सिंह के शासनकाल में, ये रहा उम्मेद सिंह के शासनकाल में क्या बनी? चित्रशाला बनी। बूंदर चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब इसमें क्या क्या है? 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, है ना, ये याद रखना। नवल सागर सरोवर कहाँ पे है? गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे है? बूंदी में है ना। और शिकार बुर्ज कहाँ पे है? पूछा गया है। फूल सागर भी पूछा गया है। नवल सागर तो घनी बार पूछा गया है। और 84 खंभों की छतरी, है ना। 32 खंभों की और 84 खंभों की छतरी में कंफ्यूज नहीं होना है। 32 की वहाँ अपन ने पीछे देखी कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे थी? रणथंभौर में थी। और 84 की कहाँ पे है? बूंदी में है। ठीक है। अब पढ़ेंगे नाहरगढ़। नाहरगढ़ का किला कहाँ पे है? सबने पढ़ा है, जयपुर में है। जयपुर में रहने वाला को पता होगा। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा से आक्रमण के बचाव के लिए करवाया था। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ का नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पे पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में आने वाली विघ्न उपस्थित किया। किले के निर्माण में जो विघ्न उपस्थित किया, तब जो तांत्रिक था रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र ले जाने के लिए राजी कर लिया और उनके स्थान आम्बागढ़ के निकट एक चौबुजी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वो आज भी लोग देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई
माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान के लिए एक जैसे महल बनवाए। कोई गया भी हो नाहरगढ़ में तो नाहरगढ़ में कुछ विशेष नहीं है, बस बरामदा जैसा कमरा सा है, वो 9 कमरा एक जैसे है, तो 9 महल हो गया। वो एक तरीका से एक जैसा ही है, कुछ ही नहीं है उनके अंदर। आप कभी अगर टाइम मिले तो ज़रूर जाएँ, घूम के आए, देख के आए, बढ़िया है सब, है ना। ऐसे देखने में तो अच्छा ही लगता है, अंदर से कुछ कुछ चीज़ें तो अच्छी बनी हुई है नाहरगढ़ में भी और जयगढ़ में भी। तारागढ़ अजमेर का पढ़ लेते हैं। पहले हमने तारागढ़ पढ़ा बूंदी का। तारागढ़ अजमेर जिला मुख्यालय में स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ अब खंडित दशा में है। इसे गठबीड़ली या अजय मेरू भी कहते हैं। गठबीड़ली या अजय मेरू शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ के यहाँ, जो यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था, और संभव है कि पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गठबीठली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। तारागढ़ की, ये किसके अनुसार है? कर्नल टोड के अनुसार, ये भी ध्यान रखना। तारागढ़ की जो प्राचीर है उसमें कितनी बुर्जें हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें से घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज ये प्रमुख है। इंपॉर्टेंट है भाई ये सारी बुर्ज, अजीबोगरीब नाम है, देख लेना। ये पूछ लेंगे इमली बुर्ज कहाँ पे है ना, या फिर ये पूछ लेंगे गुगड़ी बुर्ज कहाँ है, घूंघट बुर्ज कहाँ पे है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल गया, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, है ना। ये याद रखना किसने कहा है? बेंटिक ने जिब्राल्टर का है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मेहरानगढ़ 1459 में किसने? राव जोधा ने दुर्ग की स्थापना की। 1459 में राव जोधा। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर के उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, इंपॉर्टेंट, गढ़ चिंतामणि। मयूर ध्वजगढ़ तो फिर भी पढ़ा होगा, पर गढ़ चिंतामणि आपने नहीं पढ़ा होगा। कहा जाता है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ में राजपूत स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण यह मेहरानगढ़ कहलाया, और ये इसको के बारे में कहा गया गढ़ बणियों मेहरान। दुर्ग के भीतर क्या क्या है? मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल। मोती, फतेह और फूल और श्रृंगार महल, ये याद रखना महलों के नाम। महाराजा मानसिंह के द्वारा स्थापित पुस्तक, ये महाराजा मानसिंह थे, काफ़ी मतलब ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और इनकी पुस्तक थी पुस्तक प्रकाश नामक जो पुस्तकालय है वर्तमान में भी कार्यरत है। इनके द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, वो भी अभी चल रहा है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली बहुत सारी तोप है भाई। इन तोपा एक बार सवाल आयो, सबने कहा कि कहाँ से सवाल पूछो, यहाँ से देखो ये सवाल आया था। किलकला, किलकला तोप को नाम है, किलकलाती जाए। शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धूड़ घाड़ी घाड़ीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक, है ना भाई। ये तोपा का नाम जरूर याद रखो भाई, ये तोप तगड़ी तोप है, देख लेना इनको एक बार अच्छे से। और इसमें क्या है? परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंद घन की प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त तख्त विलास, चौखेलाव महल, कई बार पूछा जाता है ना, चौखेलाव महल का है जोधपुर में, मेहरानगढ़ में चौखेलाव महल। बिचला महल, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी जैसी इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। अब पढ़ेंगे चूरू का किला। चूरू का किला का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1739 में। 1814 में बीकानेर राज्य के सेना ने चूरू दुर्ग के चारों ओर से घेर लिया था। तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग में से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने का शीशा समाप्त हो गया, तो सेठ और साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी ला कर दी, ठाकुर के सामने रख दी। तोपों से छूटे चांदी के गोले सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान हो गई और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। अब पढ़ेंगे अकबर दुर्ग अजमेर का। अकबर ने अजमेर के मध्य में 1571 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं या अकबर का मैगजीन कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बना हुआ है, क्योंकि भाई वो मुस्लिम नहीं बनवाया था, इसलिए वो इस स्थापत्य पे है, मुगल के द्वारा बनवाया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी इसी दुर्ग में बनी थी। और जो सर टॉमस रो थे ब्रिटिश राजदूत, वो जब भारत आए तो मुगल जो सम्राट थे जहांगीर ने अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और अपना शास्त्रागार मैगजीन बना लिया। अब जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, इसकी नींव राय सिंह ने 1589 में रखी। दुर्ग की प्राचीन अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसे लालगढ़ भी कहते हैं। दुर्ग के आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके के जो वीर सेनापति थे
जयमल मेड़तिया और फत्ता सिदोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास आदि इस दुर्ग की प्रमुख निर्माण है। इस दुर्ग में निर्मित ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास। अगला है भैंसरोडगढ़ का किला। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। चंबल बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। यह किला 3 ओर किससे घिरा है? पानी से घिरा है, इसलिए किस श्रेणी में आएगा? जलदुर्ग में आएगा। कर्नल टोड ने कहा कि इसका निर्माण बैसा शाह नामक व्यापारी ने करवाया और रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। जो रोडाचारण था वो बड़ा भाई व्यापारी था, लेकिन पर्वत का लुटेरा वह को व्यापार का सामान ने लूट लिया करता, तो भैंसा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने करवाया। डोड शाखा के परमारो, रावतो, परमारो, राठौड़ों, सक्तावतों, चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाडाओं को मिला, पर यह मेवाड़ में ही मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। कौन से किले को? भैंसरोडगढ़ के किलों को। गागरोण का किला झालावाड़, काली आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। 11वीं शताब्दी में डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया। डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहते हैं। उसके बाद खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है। 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन? अचलदास खींची, मांडू का जो सुल्तान था हुसंग शाह से लड़ता हुआ। संत पीपा की छतरी है, क्योंकि ये वो संत पीपा भी इसी दुर्ग में हुए। सूफे संत मीठे साहब की, इंपॉर्टेंट है, मीठा साहब कड़े था? संत मीठा साहब इसी में है। हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये याद रखना दोनों नाम, हमीदुद्दीन चिश्ती या संत मीठा साहब। गागरोण दुर्ग में मीठा हमीदुद्दीन। औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया गया? औरंगजेब ने इसी गागरोण दुर्ग के अंदर, याद रखना। यह है गागरोण दुर्ग का चित्र, देख लो भाई कैसे नदियों के किनारे पे बसा हुआ गागरोण दुर्ग है झालावाड़ में। अब पढ़ेंगे जयगढ़ आमेर का। मध्यकालीन भारत के प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग। खास बात है कि इसमें तोप डालने का विशाल कारखाना था। तोप बनाने को कारखानों तो है कमाए, जो शायद किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जाने वाली जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टाँकों के लिए भी जाना जाता है, बहुत बड़ा बड़ा टाँका है। इस किले के निर्माण विस्तार के लिए कछवाहा शासकों का योगदान रहा, परंतु वर्तमान में जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। जालौर का किला, जालौर सोनगढ़ी पहाड़ी पर स्थित सूखड़ी नदी के किनारे। जालौर किला का सोनगढ़ी पहाड़ी पर सूखड़ी नदी के किनारे। शिलालेखों में जालौर का नाम जाबलीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी किला मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर तोपखाना, मस्जिद में जो पूर्व परमार शासक भोज के निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। जो इस किले के भीतर क्या है? तोपखाना मस्जिद है, जो परमार शासक भोज ने क्या बनाई थी? संस्कृत पाठशाला बनाई थी, बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान हुए, जो अलाउद्दीन खिलजी से वीरगति प्राप्त करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए। जैसलमेर का किला राजस्थान का स्वर्ण नगरी कहे जाने वाला है। जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी के पीले पत्थरों से निर्मित है। सोनार का किला कहते हैं। 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला है। कहावत है कि यहाँ के पत्थर के पैर या लोहे का शरीर काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इतना कठिन दुर्गम रास्ता है। दूर से देखने पर यह लंगर डाले हुए जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले के कारीगर ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ ऋषभ देव का मंदिर। इसमें किले के अंदर क्या है? प्राचीन जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव का मंदिर है। अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी रखता है। कैसे जैन मंदिर है? आबू का जो देलवाड़ा है उनके बराबर का ही शानदार मंदिर है। किले के मंदिर में रंग महल, मोती महल, गजविलास, जवाहर विलास प्रमुख है। कौन कौन सा? रंग महल, मोती, गजविलास, जवाहर विलास। इस किले के प्रसिद्ध इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रह भी है। इस किले में क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय है। काफी पुराने प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। अगला है लोहागढ़ का किला। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता शौर्य गाथाओं को समेटे लोहागढ़ का किला अजयता के कारण और सुदृढ़ता के कारण विख्यात है। अजय रहे, कोई इसको जीत नहीं सका लोहागढ़ के किले को। इसका निर्माण सूरजमल ने 1733 में युवराज काल में करवाया था। जब वो युवराज थे तभी इसका निर्माण करवा दिया। लोहागढ़ में पूर्व में स्थित
कच्ची गढ़ी विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। पूर्व में जो कच्ची गढ़ी थी उसको विकसित करके वर्तमान बना दिया गया। वर्तमान में जो रूप दिखता है वो है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु निर्मित कलात्मक मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। कैसा है? अष्ट धातु से निर्मित है दरवाजा। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लेके आए थे। जवाहर सिंह जो था वो 1765 में दिल्ली से फाड़ के ले आया था। किले की अभेद्यता इसके कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवार मिट्टी की बनी है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना तोप के साथ 5 बार इस किले की चढ़ाई की, परंतु असफल रहा। अब किले के अंदर क्या क्या है देख लो। किशोरी महल, जुआर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। उपयुक्त दुर्गों के अलावा बयाना का दुर्ग है, तिमनगढ़ का दुर्ग है, मारवाड़ का सोजत, कुचामन का किला है, पूर्व जयपुर रियासत का शिवाड़, काल काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही, वसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर, लक्ष्मणगढ़ के दुर्ग भी अपने स्थापत्य की बनावट के कारण उल्लेखनीय है। चलिए भाई, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ लिए सारे दुर्ग। अब कल हम पढ़ेंगे मंदिर और शिल्प के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पसंद आ रहा हो सेशन तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू।